स्वागत है आप सभी लोगों का समावेशी पाठशाला एसवी क्लासेस में। फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूँ, यह क्वेश्चंस जो हैं, ये सभी क्वेश्चन जो हैं एस्टेट परीक्षा 2025 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें लाए हुए हैं और आप देख सकते हैं मॉडल लेवल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन ना कि एस्टेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये जो है आपके EMARS एग्जाम में पूछे जाएंगे, CTP वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में आने वाले एग्जाम के लिए टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो सीटेट में भी अच्छे काम की चीज़ हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी लोगों के सामने। तो बिहार एस्टेट परीक्षा 2025 क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण की किस विधि में छात्र एक काल्पनिक समस्या को वास्तविक जीवन के संदर्भ में हल करते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यह विधि विशेष रूप से उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक ना, चलिए ठीक है, उपयुक्त मानी जाती है। याद रखिएगा कोड क्या इसमें है, ये विशेष कक्षा और क्या है, काल्पनिक समस्या को वास्तविक जीवन के संदर्भ में हल करते हैं और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये सब्जेक्ट कीवर्ड ने आप सभी लोग अच्छी तरह से जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, किया करिए, तो आप उस क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ा करिए। ठीक है ना, जो दो चार सब्जेक्ट जो आसपास देखें, जो जुड़े हो, कंबाइन हो, उसको पकड़ा करिए। जैसे देखिए इसमें निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव है कि नहीं, काल्पनिक समस्याओं को वास्तविक जीवन के साथ में के संदर्भ में हल करते हैं। अब इससे आपको लगेगा कि अब ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, जीवन में बच्चा स्वयं सीखना चाहता है। अगर बच्चों को जीवन में स्वयं से सीखने के लिए मौका दिया जाए तो बच्चा जरूर से जरूर क्या करेगा, सीखेगा। ठीक है ना, तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग मेथड। क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कहानी सुना करके आप बच्चों को वो उसका ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ज्ञान का निर्माण करेंगे लेकिन वो स्वयं वो करते हैं, स्वयं से उस पर नहीं सोच सकते हैं बच्चे। और काल्पनिक समस्याओं को वास्तविक जीवन से जोड़ कर जो ना बच्चों को पढ़ाएंगे तो वास्तविक जीवन में उनके जो होता है घटित घटनाएं, वो चीज़ को नहीं वो सीख पाएंगे। रही बात व्याख्यान की, तो व्याख्यान विधि जो है ना, ये चीज़ लेक्चर मेथड होता है। देखिए, लेक्चर मेथड में ये होता है कि ये जो होता है ना, आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसमें आपको क्या आता, प्रोफेसर आते हैं और लेक्चर दे करके चले जाते हैं, तो वहाँ पे समझा दिया जाता है, अच्छी तरह लेक्चर दिया जाता है। तो वहाँ पे लेक्चर नहीं देना आपको, ठीक है ना, यहाँ पे व्याख्यान विधि नहीं किया जाएगा। रही बात प्रदर्शन की, देखिए प्रदर्शन विधि में ये होता है कि एक व्यक्ति जो होता है एक्टिव रहता है और सब निष्क्रिय रहते हैं। तो बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, इसमें एक टीचर जो होता है एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रियता की बात होगी प्रदर्शन विधि में, तो इससे बच्चे जो है निष्क्रिय रूप से सीख नहीं सकते, इसलिए निगेटिव है। ठीक है ना, प्रदर्शन विधि यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है ना, तो प्रदर्शन विधि यहाँ नहीं होगा। बात ये है कि यहाँ पे परियोजना विधि की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो परियोजना विधि होगा, क्योंकि सही उत्तर डी होगा। देखिए, परियोजना विधि में प्रोजेक्ट मेथड होता है, इसमें बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है। अगर बच्चों को प्रोजेक्ट जो दिया जाता है उससे बच्चा सोचना समझना, ठीक है ना, अपने वास्तविक जीवन में उस चीज़ को क्या करते हैं, सीखते हैं और उसका निर्माण करते हैं उस चीज़ का। ठीक है ना, बच्चों को अगर कोई प्रोजेक्ट देंगे, उस पर काम करने के लिए बोलेंगे, तो बच्चा उस पर बहुत अच्छे से काम करेगा, उसके प्रति जिज्ञासा लगेगा जानने के लिए, तो अच्छी तरह बच्चा क्या करेगा, परियोजना विधि बनाएगा, नई नई सोचें उसके दिमाग में आएंगी। ओपन एंडेड क्वेश्चन के माध्यम से ना, खुले अंत वाले क्वेश्चन भी, तरह तरह क्वेश्चन सोचेगा, उस पर काम करेगा, तो उससे उसका निर्माण होगा। ठीक है ना, उसकी शारीरिक मानसिक विकास होगा, उसके जीवन में एक नई चीज़ में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ये रहा इसका सही उत्तर, क्या हो जाएगा आपका, इसका परियोजना विधि होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एनालिसिस करने में तो समय ही लगेगा। ठीक है ना, तो ऐसा पढ़ाना हो तो तभी स्क्रॉल करते चले जाते हैं ना स्लाइड के साथ में, तो अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया जाता है तो एनालिसिस किया जाएगा, क्वेश्चन समय लगता है। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या कहता है कि कक्षा में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जिसे बोलते हैं, को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को किस शिक्षण रणनीति का उपयोग करना चाहिए? बताएं भाई, कक्षा में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए आप शिक्षक उस समय जब बन जाएंगे, तो आप जब पढ़ाने जाएंगे तो उस समय किस रणनीति का, अपनी आप तो सोचिए, किस
कैसी शिक्षण रणनीति होगी जो आप उस प्रकार से प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे जिसके लिए बच्चा जो क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता रूप से सोच सके, उसके अंदर रचनात्मक गुण का ज़्यादा विकास हो। पढ़ाते पढ़ाते क्या करना, क्लास में ही क्वेश्चन को पूछना, समझाना, पढ़ाने के दौरान ही क्या करना, उससे समझाना, उससे क्वेश्चन पूछ लेना, ये होता है रचनात्मकता कर देना उसका, ठीक ना। तो देखिए क्या है, सीमित और बंद सिरे वाले प्रश्न ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ओपन एंडेड वाले सिरे वाले क्वेश्चन होंगे तो सही होगा इसका। मानकीकृत देखिए यहाँ पे ग्रेड वेट की बात नहीं होगी, ठीक है। मानकीकृत तो एकदम निगेटिव ये भी होगा। सख्त नियम और समय सारणी लागू करना, ये भी देखिए सख्त नियम मतलब रिगिड रूल नहीं प्रयोग करना है, याद रखना। और समय सारणी का प्रयोग यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक ना। तो सही बात अगर हम देखेंगे इसमें डी क्या कहता है, देखिए सही उत्तर डी होगा, क्योंकि देखिए विचार मंथन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है ना, और मुक्त अंत वाली जो गतिविधियाँ हैं ना उसको प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही है, विचार मंथन करना मतलब किसी प्रोजेक्ट पे या किसी वित्त पे आप जब किसी चीज़ पे आप समझाएंगे उसको, बच्चे से कहेंगे तो बच्चा अगर उस टॉपिक पे अच्छी तरह से, ठीक ना, अनुसंधान करता, खोज करता है उस बच्चे को प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो ब्रेन स्टॉर्म में क्या होता है, उसके अंदर ब्रेन जानने की जिज्ञासा होती है और उस पर इतना अच्छा मंथन कर लेता है बच्चा ताकि उसको नई नई जानकारी की प्राप्ति हो जाए, ठीक है ना। तो आई बात समझ में, सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, ब्रेन स्टॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक 60 छात्रों वाली कक्षा में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, बताएंगे। तो शिक्षकों की न्यूनतम संख्या जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए, सही उत्तर है, ठीक ना। क्या होनी चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए लिखा है RTE 2009 के अनुसार, ठीक ना, RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी कि 1 से 5 में 60 छात्रों के लिए न्यूनतम छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 बनाए रखने हेतु 2 शिक्षकों का होना क्या है, अनिवार्य होता है। आई बात समझ में। तो ये रहा, आप समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है। एक शिक्षक को छात्रों को एक जटिल सामाजिक समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने के लिए कहता है, ठीक है ना। शिक्षित आप होंगे तो अच्छी तरह से दिमाग लगाइए, उसमें आपका मन इधर उधर मत भटकाइए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना, पढ़ लीजिए, समय नहीं रह गया ज़्यादा। तो शिक्षक जो है ना ब्लूम के वर्गीकरण के किस संज्ञानात्मक स्तर पर काम कर रहा है, बताइए। देखिए भाई साहब, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन या कंप्रीहेंशन या फिर एनालिसिस या फिर इवोल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें जो अनुप्रयोग की बात है ना ये नहीं होगा, समझ की बात भी नहीं होगी, बात है ब्लूम के वर्गीकरण की बात हो रही है। तो इसमें जो संज्ञानात्मकता का स्तर काम कर रहा है ना ये एनालिसिस करके किया जा रहा है सॉरी देखिए एनालिसिस करके किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखिए विश्लेषण मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ना, किसी भी वाक्य को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, तोड़ के पढ़ना ही क्या कहा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और इसका उल्टा संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, अगर उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के पढ़ें, क्या होता है, वो होता है आपका संश्लेषण, ठीक है ना। तो याद रखना ये सब चीज़ें हैं। तो सही उत्तर क्या बनेगा आपका, इसका विश्लेषण सही उत्तर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला से पहले हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखे पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है एक्सप्लेनेशन। विश्लेषण में किसी जानकारी को उसके घटक भागों में तोड़ना और उन भागों के बीच संबंधों को पहचानना शामिल है, जैसे किसी समस्या के विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच करना। आई बात समझ में। तो ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, सहकर्मी शिक्षण, पीर ट्यूटोरिंग। तो सहकर्मी शिक्षण को एक प्रभावी शिक्षण पद्धति क्यों माना जाता है, बताएंगे। तो देखिए यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का एकमात्र तरीका है, क्या ये हो सकता है, या फिर यह शिक्षक के काम को पूरी तरह से छात्रों पर डाल देता है ना, या फिर यह छात्रों को अपनी गति से सीखने और तुरंत प्रतिपुष्टि
यानी कि फीडबैक प्राप्त करने में मदद करता है, या फिर यह केवल तेज सीखने वाले छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है। तो सहकर्मी शिक्षण को एक प्रभावी शिक्षण पद्धति क्या माना जाता है, बताएंगे? ये जो है, ये कक्षा में अनुशासन बनाए रखने को एक मात्र तरीका ये नहीं हो सकता है। देखिए, एक मात्र तरीका ये नहीं हो सकता कक्षा में अनुशासन बनाया जाए, ठीक है। और ये शिक्षक को काम को जो ना शिक्षक के जो काम है उसको पूरी तरह से छात्रों पर डाल देना ये भी नहीं होगा। देखिए, छात्रों को अपनी गति से सीखने और उसमें तुरंत प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है उसको प्राप्त करने में मदद करता है, यही होता है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि देखिए, यदि कोई छात्र बार बार कक्षा में देरी से आता है, ठीक है ना, आप कक्षा में क्लास में बैठे हुए हैं और एक छात्र जो है कक्षा में बार बार जो है देरी से आता है, और आप जो है ना एक प्रभावी शिक्षक के रूप में आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, बताएंगे? तो आप सोचिए आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। उसे तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देंगे? अच्छा, ये तो भाई आपके ऊपर है, बताएंगे। तुरंत तो कक्षा से बाहर निकाल नहीं सकते हैं, तो क्लासरूम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। माता पिता को बुलाकर उसे सजा देने की, अच्छा आप जो वहाँ गलती बच्चा यहाँ कॉलेज में कर रहा है, स्कूल में कर रहा है, क्लासरूम में, तो आप जो उसके माता पिता को बुलाकर सजा देंगे, ये कहाँ हो सकता है ना। तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ये तो भाई निष्क्रिय प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर ना, वो तो हो नहीं सकता। यानी कि ये भी गलत है, चलो ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अगला देखते हैं ऑप्शन सी। क्या कहता है? पूरी कक्षा के सामने उसकी आलोचना करना और उसे शर्मिंदा करना। अच्छा, पूरी कक्षा के सामने उसकी आलोचना करेंगे, उसको शर्मिंदा करेंगे, तो उसके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। वो बच्चा क्या होगा, शर्मिंदगी उसके अंदर आ जाएगी, और उसकी आलोचना को उसके अंदर हीनता की भावना होगी अगर उसकी आलोचना किया जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर इसका मतलब डी बनेगा। वो कैसे? देखिए, छात्र के साथ व्यक्तिगत रूप से बात करना और देरी से संभावित कारणों को समझना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए, यदि छात्र के साथ उसके व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल लाइफ में उससे थोड़ा घुस के बात करेंगे, पूछेंगे तो बात क्या है, ठीक है, आप क्यों देरी से आए हैं, ठीक है, उससे पूछेंगे, उसका रीज़न पूछेंगे, कारण पूछेंगे, वजह पूछेंगे, तो बच्चा बताएगा बिना डरे हुए। और इस प्रकार से अगर आप लोग ऐसे व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, उस प्रकार से बच्चा डर जाएगा, ठीक है ना, क्लास आना छोड़ देगा, स्कूल आना छोड़ देगा, क्लास में बैठेगा नहीं। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का मुख्य नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो शिक्षा के व्यवसायीकरण का नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि देखिए, शिक्षक अधिक वेतन कमाते हैं, अच्छा ठीक है, छात्रों पर दबाव कम हो जाता है, शिक्षण पद्धतियों में सुधार होता है, शिक्षा एक लाभ उन्मुख वस्तु बन जाती है जिससे गरीबों के लिए पहुंच सीमित हो जाती है। बताइए, तो शिक्षा के व्यवसायीकरण का मुख्य नकारात्मक रूप से प्रभाव क्या पड़ेगा, बताएंगे? शिक्षक अधिक वेतन कमाते हैं, अच्छा, छात्र पर दबाव कम हो जाता है, या शिक्षण पद्धतियों में सुधार होता है। तो नकारात्मक प्रभाव की बात हो रहा है कि जो व्यवसायीकरण होते हैं तो उस पर नकारात्मक ही, एक शिक्षक का लाभ उन्मुख वस्तु बन जाती है जिससे गरीबों के लिए पहुँच सीमित हो जाती है, इसलिए क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है, ठीक है ना। ये इसका सही उत्तर डी होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम करिकुलम को अधिक बल केंद्रित, ठीक है ना, पाठ्यक्रम को अधिक बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड बनाने के लिए किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए? तो किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा इसमें? तो केवल परीक्षा में उतरने पर ध्यान देना, नो एकदम नहीं होगा। पाठ्यक्रम को यथासंभव कठोर और अपरिवर्तनीय बनाना, ये भी नहीं होगा। विषय वस्तु को केवल की बात हो रहा है ना, केवल शिक्षक की भूमिका सुविधा के अनुसार व्यवस्थित करना, ये भी नहीं होगा। छात्रों की रुचि, जी बिल्कुल सही, छात्रों की रुचि, क्षमता, पूर्वानुभव को क्या करना, शामिल करना ही सबसे अधिक बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर की बात होगी। उसकी रुचि को देखा जाएगा, उसके कैपेसिटी को देखा जाएगा, उसके पूरे अनुभव के बारे में देखते हुए शामिल करेंगे, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है अगला? क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, देखिए, प्रभावी प्रतिपुष्टि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह विशिष्ट, समयबद्ध और छात्रों को आगे की कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली होनी चाहिए। अच्छा, प्रदान करने वाला होना चाहिए, कैसे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अगला ऑप्शन पढ़ेंगे। यह सामान्य, अस्पष्ट और विलंबित होना चाहिए। बात पॉजिटिव बात, प्रभावी प्रतिपुष्टि की बात हो रही है। यह केवल शिक्षकों के दृष्टिकोण को केंद्रित होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा।
केवल ग्रेड की बात ये नहीं हो, ये दो तो काट दो इसी, ठीक है ना। यह समान, अस्पष्ट, विलंबित, ये भी नहीं, यानी कि सही उत्तर आपका ए बनेगा। क्योंकि देखिए यह विशिष्ट, समयबद्ध और छात्रों को आगे की कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही है प्रभावी प्रतिपुष्टि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिखा है शिक्षण में सुव्यवस्थित अनिश्चितता की अवधारणा क्या दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है, देखिए शिक्षक के पास कक्षा में कोई नियंत्रण नहीं होता। अच्छा, कोई नियंत्रण नहीं होता, क्यों नहीं होता? चलिए, शिक्षण कला को विज्ञान के समान कठोर नियमों का पालन करना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। शिक्षण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रक्रिया लक्ष्यों, तरीकों, परिणामों के मामले में जटिल, अप्रत्याशित और बहुआयामी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए बहुआयामी जरूर होना, तरह तरह के जो है आयाम होंगे, तभी जो है इन तरीकों को, इन लक्ष्यों को, इन परिणामों को मामले में जो है ना जटिलता से, अप्रत्याशित रूप से क्या किया जाएगा, ये चीज़ जो है सुव्यवस्थित किया जाएगा शिक्षण में, ठीक है ना। तो इसकी अवधारणाएँ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट। चलिए, सही उत्तर इसका डी होगा 9 नंबर का। चलिए देखिए, थोड़ा इसमें लिखा समझ लीजिए आप लोग कि देखिए यह अवधारणा मानती है कि, क्या मानती है कि कक्षाएं जटिल, परिवर्तनशील और अनिश्चित होती है। बिल्कुल सही बात है। जहां स्पष्ट लक्ष्यों की कमी, भाग लेने वालों का अस्थायी जुड़ाव और प्रयास परिणाम के बीच क्या होता है, प्रयास परिणाम के बीच कमजोर संबंध होते हैं, ठीक है ना। आ गई साहब बात समझ में। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है स्वयं मूल्यांकन छात्रों को अपनी सोच, अधिगम की प्रक्रिया और कमियों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है, जो क्या होता है, मेटा कॉग्निशन की बात होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो फ्रेंड मिस हुआ है, बल्कि एक्सप्लेनेशन इसका था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल शैक्षिक छात्रों में छात्र के प्रदर्शन को मापना, ये नहीं होगा। शिक्षक को अपनी शिक्षा पद्धति बदलने से रोकना, ये नहीं होगा। छात्र के विकास के सभी पहलुओं जैसे शैक्षिक और शैक्षिक का निरंतर और समग्र मूल्यांकन करना, यही होगा। सही है। छात्र परीक्षा का बोझ देना, ये नहीं होगा। यानी कि आपसे सही उत्तर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा के संदर्भ में बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? देखिए, सभी छात्रों के लिए भौतिक पहुंच और सामाजिक शैक्षिक स्वीकृति सुनिश्चित होना चाहिए। ऑप्शन तो ये सही हो रहा है। अगला भी देख लेते हैं क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी। केवल विशेष शिक्षकों की नियुक्ति गलत है, ये तो एकदम काट दीजिए इसको। कक्षा में अत्यधिक सख्त रिगिड नहीं प्रयोग करना है। केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान अच्छा, केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान केंद्रित कैसे क्लास चलेगा? इसलिए क्लास पे ऐसा होना चाहिए कि सभी छात्रों के लिए भौतिक पहुंच होना चाहिए और सामाजिक शैक्षिक स्वीकृति सुनिश्चित होना चाहिए। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या बनेगा? ए हो जाएगा सही उत्तर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सबसे प्रभावी उपयोग क्या है? तो छात्रों को निष्क्रिय रूप से जानकारी सुनने के लिए मजबूर तो नहीं करना है। शिक्षण सामग्री को अधिक आकर्षक, इंटरैक्टिव और व्यक्तिगत अधिगम के अनुभवों को सुगम बनाना, या फिर पारंपरिक पाठ्यक्रमों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर देना। ये भी बात नहीं भाई, पूरी तरह से बंद करेंगे हम शिक्षण के पूरी तरह से मशीनों का निर्भर करना, पूरी तरह मशीनों पर निर्भर कर देंगे तब तो सब चौपटा नाश होगा। इस प्रकार से नहीं, देखिए ये होगा सही उत्तर बी इसका, ठीक है। शिक्षण सामग्री को अधिक आकर्षक हमें बनाना होगा, इंटरेक्टिव बनाना होगा, जो व्यक्तिगत अधिगम के लिए क्या अनुभव को सुगम बनाना जा सके, बनाया जाएगा तभी ये बेस्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लग रही हो क्वेश्चन तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक शिक्षक कक्षा में बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों का क्या करता है? सामना करता है। इस विविधता का उपयोग शिक्षण में कैसे किया जा सकता है? केवल प्रमुख संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करके ये तो हो नहीं सकता, केवल प्रमुख संस्कृतियाँ उस पर ध्यान केंद्रित करें, या फिर विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को पाठ्यचर्या में शामिल करना और छात्रों को एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा ठीक है, ये तो भाई पॉजिटिव है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सभी सांस्कृतिक अंतरों को अनदेखा कर देना, यहाँ अनदेखा आ गया इसलिए ये नहीं होगा। प्रत्येक छात्र को उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। अच्छा, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग समूह में नहीं बांटना है, ठीक है ना। तो बात ये हो रही है कि विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को पाठ्यचर्या में शामिल करना और छात्रों को एक दूसरे के सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन
में इसका बेस्ट आंसर बी होगा। ठीक है ना, क्या होगा आंसर बी इसका सही होगा। ठीक है ना, तो याद रखना। देखिए लिखा है कि बहुसांस्कृतिकता एक संसाधन है जो छात्रों को व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है और आपसी समझ को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। आई बात समझ में, आप समझ में गए होंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। देखिए लिखा है फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताएंगे। छात्रों के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन, या फिर व्यापक मूल्यांकन तो नहीं होना चाहिए, या फिर शिक्षण अभ्यास को कम अवधि और छोटे समूहों तक। इसका कोड क्या है, इसका टैगवर्ड क्या है, छोटे, कम अवधि और छोटे। ये आपको क्या करना है, ये चीज़ को याद कर लेना है कि कम अवधि और छोटे समूह तक सीमित करके विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास करना, ये मिले टैगवर्ड तो आप तुरंत सही कर देना। इसका मतलब ये सही होगा। बड़ी कक्षा को कम समय में पढ़ाना गलत है, बड़ी कक्षा में नहीं पढ़ाना है कम समय में, बड़ी कक्षा में नहीं, केवल व्याख्यान पत्र लेक्चर मेथड से नहीं करना है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही उत्तर बी इसका हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे लगी वीडियो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।